नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के केंद्र सरकार वाकई में गंभीर है। केंद्र सरकार ने 4 मंत्रियों का समूह बनाया है। ये 4 मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के, यानी किसी को आदिवासी बतौर एक्सपर्ट बनाया गया है, किरण रिजिजू भी हैं, स्मृति ईरानी भी है, मेघवाल भी हैं, और ये सब मिलकर के, किशन रेड्डी भी हैं, ये सब मिलकर के उन लोगों को कन्विंस करेंगे जिनको मतभेद है। जैसे कि हम सब जानते हैं, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 30 दिन का वक्त दिया था, वो लगभग मुकम्मल होने वाला है। बहुत सारी तजवीज यानी सुझाव आए हैं। इन सुझाव पर कैसे अमल में लाया जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कपिल सिंह है कांग्रेस से। कपिल जी, आपका स्वागत है, प्रवक्ता है। और राकेश पंत भारतीय जनता पार्टी से। राकेश जी, आपका भी स्वागत है। कपिल जी, आपसे शुरुआत करूंगा। जो 4 मंत्रियों का समूह बनाया है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, कैसे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा यानी सुधार आएगा, और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इसमें अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर पाएंगे? जी कपिल जी। सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा कि इस देश के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, मिजो मैरिज एक्ट, नागा मैरिज एक्ट और गोवा में भी एक मैरिज एक्ट के तहत जी शादियां होती हैं। और अलग अलग मैरिज एक्ट देने के पीछे मकसद यही था कि इस देश में जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, उसको एड्रेस किया जाए प्रॉपर तरीके से। और बहुत सारी ऐसी आदिवासी, ऐसी जनजातियां हैं इस देश के अंदर जो आज भी शायद वो मैरिज एक्ट में यकीन नहीं करते और अपने तरीके से वो गुजर बसर कर रहे हैं जी। कांग्रेस हमेशा इसकी पक्षधर रही है कि कोई भी बिल आप लाएं उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से चर्चा हो, उसके ऊपर डिबेट हो। जिनके लिए आप बिल ला रहे हैं, जिनके लिए, जनता के लिए सरकार जो काम कर रही है, उस जनता से सर्वप्रथम पूछा जाए कि वो जनता क्या चाहती है। बाकी जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ड्राफ्ट लाया जाएगा, फिर उसके ऊपर ही वक्तव्य दिया जा सकता है, और अगर डिबेट होगी, चर्चा होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। कपिल जी, यही तो वजह है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि आप अपने सुझाव दीजिए। जो स्टेक होल्डर्स हैं, खुला मौका है, पब्लिक डोमेन में है कि आप अपने सुझाव दीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या आप चाहते हैं बदलाव। वो ठीक है, वो कांग्रेस की जो लीगल सेल है वो देखेगा कि इसके ऊपर क्या संज्ञान लेना है। लेकिन सर्वप्रथम सरकार की तरफ से जो कमीशन बनाया गया है और जो कमेटी बनाई गई है, उसका ड्राफ्ट आना जरूरी है कि सरकार क्या चाहती है। फिर उसके ऊपर क्या ऑब्जेक्शन होगा या नहीं होगा, उसको किस रूप में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, फिर उसके ऊपर कांग्रेस अपना जो स्टैंड है वो साफ करेगी। राकेश जी, क्या ये 2024 का मुद्दा रहेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे देने, बनाने और पोलराइजेशन करने में बड़ी महारत है, एक्सपर्ट है। विनोद जी, बात ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी अप्रैल 1980 में वजूद में आई, तो हमारी विचारधारा और हमारे 3 ही बेसिक जो इश्यूज थे वो यही थे कि अयोध्या जी में भगवान श्री राम लला जी के मंदिर का निर्माण करना, धारा 370 का खात्मा, और तीसरा जो है वो समान आचार नागरिक संहिता का होना, यहाँ पर लागू करना। तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तब से लेकर आज तक कभी भी वो इन तीनों मुद्दों से पीछे नहीं हटी है। और कभी भी हमने अपीजमेंट की जो पॉलिसी है, जो खास करके कांग्रेस ने इख्तियार करी, और ये आपने देखा होगा कि कांग्रेस जो है वो समय के अकॉर्डिंग बदलती रही है, तो हमने अपने उन 3 मुद्दों को ना कभी छोड़ा है और ना ही हमने कभी छोड़ने की वकालत करी है। आपने देखा होगा पीछे भी कि भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण जो है वो हो रहा है, बहुत जल्दी वजूद में आ जाएगा। 24 में भगवान राम का मंदिर, उसके बाद 370 जो है वो लगभग खत्म हो गया। और जो पहली दफे लोगों को ये एहसास हुआ, खास करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों को, कि वो भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। भारत आजाद 1947 में जरूर हुआ, लेकिन सही मायनों में जो जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्वतंत्रता की अनुभूति जो है वो 370 जाने के बाद हुई।
जी। आप समान आचार संहिता की बात जब हम करते हैं तो अभी अभी मेरे दोस्त ने ये कहा कि पहले सुझाव आने चाहिए, उसके बाद कोई इस तरह का जो कानून है वो बनना चाहिए। 19 लाख के लगभग 2016, 2018 और अब जो है संसद की स्थायी समिति जो है उसके सामने कम से कम 19 लाख सुझाव आए हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया जो है वो शुरू की और सुझावों का आना और लोगों की बात सुनी चाला, जो स्टेक होल्डर्स की हम बात कर रहे हैं, वो निरंतर जारी है और एक आम राय जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। क्यों कपिल जी, ये कहीं क्रिटिसिज्म, फादर सेक ऑफ क्रिटिसिज्म तो नहीं है? आपको नहीं लगता है कि एक परिवार में सबके लिए एक जैसे कानून होने चाहिए? देखिए, पहले इनकी मैं दो बातों का जवाब देना चाहूँगा। जी। श्री राम जी का मंदिर वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से बन रहा है। हाँ, उसमें जो घोटाला है वो भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, आरएसएस के जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, वो ज़रूर कर रहे हैं, वो सामने ज़रूर आया है। और जम्मू कश्मीर के बारे में इन्होंने एक बात कही कि शायद कोई आज़ादी से रिलेटेड या फिर कोई ऐसा कि पूरी तरह से जुड़ा नहीं है। तो मैं इनको साफ कर दूं कि अमित शाह जी संसद पटल पर ये बोल चुके हैं कि जम्मू कश्मीर वॉज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। उसका धारा 370 से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, धारा 370 भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुद्दा जरूर हो सकती है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को तबाह करना या जम्मू कश्मीर की जनता की तबाही, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुद्दा जरूर हो सकती है। लेकिन धारा 370 जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर की जनता को इसलिए दी गई थी क्योंकि यहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस थी, टोपोग्राफिकल कंडीशंस थी और यहाँ पे वसाइल कम थे, पढ़ने में मुश्किलातें थी। आज आप देखिए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में फीस जो है वो कितनी हो चुकी है। आज जॉब के लिए जम्मू के युवा कश्मीर के लिए मारे फिर रहे हैं और धारा 370 जो है वो पूरी तरह से निरस्त नहीं हुई है, उसके कुछ खंडों को हटाया गया है। ये अमित शाह जी संसद पटल पे बोल चुके हैं। और जैसा कि आप कर रहे हैं कि विरोध करना, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किसान बिल लाया तो चर्चा नहीं की, भारतीय जनता पार्टी ने किसान बिल को वापस लिया तो चर्चा नहीं की, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए और भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर चर्चा करके राजी नहीं है कि क्यों लाया, क्यों वापस किया और वो 700 लोगों की जिम्मेदार जो है वो कौन है। भारतीय जनता पार्टी संसद में बहस होने नहीं देती, राहुल गांधी जी को बोलने नहीं देते। राहुल गांधी जब बोलने लगते हैं तो माइक को बंद कर दिया जाता है। उसके बावजूद भी जब वो मुखर रूप होके सड़क पे विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं या फिर वो मीडिया को एड्रेस करते हैं तो उसका नतीजा ये निकला कि एक साजिश के तहत राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। देखिए, उनकी सजा को भी कायम किया आज गुजरात हाई कोर्ट ने। देखिए, वो ठीक है, राहुल गांधी जी अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे, वो हाई कोर्ट में जाएंगे जी। लेकिन जिस तरह से एक कम्युनिटी को ढाल बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने ये षड्यंत्र रचा और वो कम्युनिटी खुद ही कहती है, वो समुदाय खुद कहता है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है जी। तो ऐसी जो बातें हैं, राजनीतिक साजिश, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस के खिलाफ, विपक्षी दलों के खिलाफ हमेशा से करती आ रही है और भारतीय जनता पार्टी में कितना भी भ्रष्ट नेता हो, वो जैसे ही जाता है वो दूध का धुला पाक साफ हो जाता है। छगन भुजबल जी जिनको जेल हुई थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में गए, पाक साफ हो गए। अजीत पवार जी पहले जब डिप्टी सीएम की उन्होंने शपथ ली थी तब रातों रात ईडी के केसेस से उनको बरी कर दिया गया। आज फिर एक महीना पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि अजीत पवार जी उनको जेल दिखाई जाएगी, लेकिन जेल दिखाने के बजाय आज भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्रालय दिखा रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रही। राकेश जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि 3 अहम मुद्दे थे और जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है या जनसंघ से, ये लगातार 3 मुद्दे चलते थे। पहले मुद्दे पे आपने 2014 पर सरकार बना ली कि राम मंदिर का निर्माण। दूसरे मुद्दे पर आपने 2019 में बना ली, यानी कि 2019 5 अगस्त को आपने 370 में संशोधन किया। मैं 370 हटा नहीं बोलूंगा क्योंकि खंड एक अभी भी बकाया है, और साथ ही साथ 35 को रिपील किया। अब तीसरा टेन्योर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लेना चाहते हैं। देखिए विनोद जी, जो धारा 44 है संविधान की,
वो सीधे सीधे शब्दों में यहाँ पर समान आचार संहिता की बात करती है और इसमें प्रदेशों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी नागरिकों के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, प्लेस एंड बर्थ, वो सबके लिए समान अधिकार जो है वो सुनिश्चित करे। तो कांग्रेस यहाँ तक बात करती है कि वो अब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उछाल रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो मूलभूत संरचना थी संविधान की उसको ही निस्तानाबूद करने का काम किया। इतनी सारी अमेंडमेंट्स हैं, ये सारा रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है और उसके बाद अब अगर हम ये बात करें कि समान आचार संहिता पर कोई बात नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि मूलभूत संरचना जिसकी मैं बात कर रहा हूं तो वो भारतीय संविधान की यही है कि समान अर्बन लोकल बॉडीज के लिए तैयार हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए माहौल माकूल है, आप पंचायत के लिए भी माहौल माकूल है, आप पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए भी माहौल माकूल बताते हैं और पार्लियामेंट में कहते हैं कि 163% आतंकी गतिविधियों में गिरावट आई है। जब बात आती है विधानसभा की, सुई अटक जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बयान को भारतीय जनता पार्टी के नेता या तो पढ़ते नहीं हैं या फिर उसे तरजीह नहीं देते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही बयान है कि अगर गृह मंत्रालय से जिस दिन हमें क्लीन चिट मिलेगी उसी दिन इलेक्शन कंडक्ट हो जाएंगे। क्यों गृह मंत्रालय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्लीन चिट नहीं देता और दावे इतने बड़े बड़े करता है कि 163% गिरावट आ गई है आतंकवाद में, और जम्मू की जनता, कश्मीर की जनता देख रही है कि पुंछ में आतंकवादी हमले, उधमपुर में आतंकवादी हमला, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आतंकवादी घूमता हुआ पाया गया, इनका ऑफिस बेयरर भी था, जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर आतंकवादी हमला। तो ये जम्मू कश्मीर की जनता, पूरे देश की जनता देख रही है। आंकड़े आप जितने मर्जी ऊपर नीचे हेर फेर कर लीजिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी की कलाकारी है। इन्फ्लेशन के आंकड़ों में भी वो कलाकार हैं। कपिल जी, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं पत्थरबाजी कंट्रोल्ड है, कहीं ना कहीं अलगाववादियों का कैलेंडर समाप्त है। आप कहीं तो अप्रिशिएट कर दीजिए, कुछ तो हुआ होगा। तो जम्मू में भी नहीं हो रही जी। पिछले 50 साल से हमने जम्मू के अंदर, जम्मू शहर में, सिटी चौक से पुरानी मंडी में, मैं वहीं पे रहता हूं, अक्सर पत्थरबाजी होती थी। अब पत्थरबाजी करने वालों को जब सत्ता मिल गई, कश्मीर, तो पत्थरबाजी में कहीं ना कहीं अंकुश तो लगेगा ही। कश्मीर में कौन से बीजेपी के लोग पत्थर मारते थे? मुझे नहीं पता कश्मीर के लोग पत्थर मारते थे, भारतीय जनता पार्टी के कहने पे नहीं मारते थे। और क्या पता उन कश्मीर के लोगों को भी कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से, जिस तरह से जम्मू में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई और वो पत्थरबाजी और वो आगजनी भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, इस पूरे देश में हमें देखने को मिलता था, जम्मू में भी देखने को मिलता था। आज वो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में विराजमान होने से कम नहीं हो रही, पब्लिक प्रॉपर्टी की लूटिंग नहीं हो रही, रैंसैकिंग नहीं हो रही, और जिस तरह की आगजनी जगह जगह होती थी वो आज नहीं हो रही। चलिए राकेश जी, आपसे जानते हैं कि कपिल जी सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि आप ही ये सब कुछ करवाते थे जब विपक्ष में थे, जब सत्ता में आ गए तो आप खुद खामोश हो गए, सब पत्थरबाजों को खामोश कर दिया। बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। इतिहास भूलने में कांग्रेस के मेरे मित्र जो हैं वो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी में हैं। यही वो देश है, यही यहाँ की प्रेस है, यहाँ के कैमरास हैं, यहाँ के ही जिस टॉप स्ट्रीम के मिलिटेंट थे, आतंकवादी थे, जिन्होंने कैमरा के सामने ये कहा कि उन्होंने एयरफोर्स के ऑफिसर्स की हत्या करी, वो जाकर प्रधानमंत्री तत्कालीन थे जब मनमोहन सिंह जी, उनके साथ गलबहियां करके पीएमओ में घूमते थे। ये आपने देखा, इस देश ने देखा, और वही लोग जो है वो पत्थरबाजी में भी मुलव्वस थे, कांग्रेस के साथी थे, ये किसी से छुपा नहीं है। आज वही लोग जो हैं वो कहां हैं, आपको मालूम होगा कि वो आप जेल की सलाखों के पीछे हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत बार उनकी चिंता भी हो जाती है, और ऐसी स्टेटमेंट्स और ऐसे वक्तव्य कांग्रेस के उनकी फेवर में भी बहुत आते रहते हैं। इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग थे या नहीं थे, लेकिन मैं ये जरूर आपको आज वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के साथ उनकी गलबहियां और मिलीभगत जो है वो सबके सामने है। वही लोग प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर जो हैं, और उनको बड़ी बड़ी फोरम्स पर बुलाया जाता था लेक्चर्स देने के लिए, जिन्होंने इस देश की अखंडता, इस देश की एकता को तोड़ने की कोशिश की और हमारे फौजियों पर हमले किए। आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। ठीक, कपिल जी, आप एक बात का मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा। उस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मला सिंह जी कहते हैं, उनका बयान है
कि अगर उन्हें पता होता कि बुरहान वानी को मारने के बाद इतना बवाल हो जाता तो वो नहीं मारते। आसिया अंद्राबी को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। बुरहान वानी के घर में 5 लाख रुपए लेके कौन गया? भारतीय जनता पार्टी। और ये मुझे बता दें ऑन रिकॉर्ड कि जिस आतंकवादी का नाम इन्होंने नहीं लिया, यासीन मलिक, मैं कोट करता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी की कोर्ट ने उसको सजा दी है? जी। उसको भारत के न्यायालय ने सजा दी है जी। और ये ऑन रिकॉर्ड मुझे बता दें कि क्या यासीन मलिक भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेताओं से नहीं मिलता था, मंत्रियों से नहीं मिलता था? या इस सरकार के साथ कोई आतंकवादी कोई नेगोशिएट नहीं किया? चलिए इस सरकार कपिल जी, एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल, कपिल जी से उनके साथ बातचीत की और भारतीय जनता पार्टी की जो अटल बिहारी वाजपेयी, चलिए कपिल जी, एक सवाल छोटा सा, एक सवाल मैं छोटा सा सवाल लूंगा कपिल जी आपसे। आपके कोटे से राज्यसभा में सदस्य जाते हैं गुलाम नबी आजाद और वो इंजीनियर रशीद को रिटर्न में देते हैं कि हमसे गलती होगी, अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए थी। इस पर भी कुछ टिप्पणी? मुझे गुलाम नबी आजाद जी का वो स्टेटमेंट दिखा दीजिए जी, फिर मैं आपके साथ उसके ऊपर बात करता हूँ। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मटेरियल फैला के, विनोद जी, मुझे नहीं लगता कि देखिए, मैंने इंजीनियर रशीद से बात की, उन्होंने कहा कि मेरे पास पत्र पड़ा हुआ है, बोला जी, इसलिए मैं दावे से कह रहा हूं कि दिखाए। अगर गुलाम नबी आजाद जी के वहां पे साइन होंगे तो फिर उसके ऊपर बात करेंगे जी। और वैसे गुलाम नबी जी अब पार्टी छोड़ के जा चुके हैं जी, अब उस डिबेट का कोई औचित्य तो बनता नहीं, वैसे भी नहीं बनता, पहले भी नहीं बनता था जी। चलिए राकेश जी, जो ये आरोप संगीन आप पे आरोप लगा रहे हैं, इनका कहना है कि अगर यासीन मलिक डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलते हैं तो वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी मुलाकात करते थे। ये आप ऑन रिकॉर्ड है ये इनकी बातें जो हैं वही घुमाने वाली है। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि मूल संरचना सी संविधान की, भगवान श्री राम के चित्र को पहले पन्ने से फाड़कर कांग्रेस ने जिस तरह से फेंका और मूल संरचना संविधान की उसको नेस्ता नबूद करने की कोशिश की और तब वो उस चीज़ को नहीं मानी। और यहाँ पर ताले राजीव गांधी ने जहाँ वहाँ उस राजीव गांधी के कार्यकाल में यहाँ पर ये सब हुआ, विश्व हिंदू परिषद के ऊपर जो बैन लगा या फिर उसके संघ का आप पिछला जितना भी कार्य है उसको देख लिए, तब की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो या लाल बहादुर शास्त्री हो या बाकी रहे हो, उन्होंने हमेशा संघ की भी प्रशंसा की। और उसके बाद यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी शिद्दत के साथ इस देश की एकता और अखंडता के लिए, और जिन गृह मंत्री की अभी मेरे दोस्त ने बात करी, उन्होंने उसी संसद के पटल पर कहा कि कश्मीर के बारे में जब भी आप बात करें तो जरा सोच समझ कर करें, कश्मीर हमारी रगों में दौड़ता है, तो इसलिए कश्मीर के बारे में लेक्चर देने की किसी को आवश्यकता नहीं है। अगर कश्मीर के बारे में सही तरह से सरदार पटेल की बातों को माना गया होता तो स्थिति आज ये ना होती। और भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम बड़ी कठोरता के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ जो बातें हमने तब जब भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई और उन्होंने मुद्दों को लिया वो लागू करने की कभी आखिरी सवाल। और हम लोग कभी भी सूडो सेक्युलरिज्म में विश्वास नहीं करते, छद्म धर्मनिरपेक्षतावाद जो है उसको विश्वास नहीं करते। प्रधानमंत्री ने जी ऑन रिकॉर्ड कहा कि हम लोग यहाँ पर वोट लेने नहीं आए, काम करने आए हैं, सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, हम लोग काम करने के लिए। कपिल जी, आखिरी सवाल आपसे, 4 बड़े मंत्रियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है उसको दूर किया जाए, तो मुझे लगता है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के काफी सारी स्थितियां जो है ठीक हो जाएंगी। जब मंत्री कन्विंस करेंगे, मंत्री आदिवासियों को कन्विंस करेंगे, उसके कानूनी पहलुओं को कन्विंस करेंगे, जो महिलाओं के इश्यूज हैं उनको कन्विंस करेंगे। आदिवासियों की तरफ से 2016 में एक कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है जी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ जी। अब वो कन्विंस करेंगे या वो पिटीशन वापस होगी, क्या होगा वो तो बातचीत के बाद ही पता चलेगा जी। 2 बातें इन्होंने कही, भारतीय जनता पार्टी कम्युनलिज्म में यकीन करती है,